हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की स्वच्छता संबंधी और जल विकास संबंधी योजनाएं, जो बीपीओ के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। स्वच्छता संबंधी और जल संबंधी योजनाएं, तो इसमें 2-3 वीडियो में कवर हो जाएगा। जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हैं, योजनाएं कवर कर दिया जाएगा। तो इसके अतिरिक्त बीपीओ के अतिरिक्त यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट, मंडी परिषद और आरओ एआरओ, जहाँ पर योजनाएं आती हैं, वैसे सब एग्ज़ाम में योजनाएं लगभग आती हैं 1-2, लेकिन बीपीओ वाले में स्पेशल 20 नंबर की योजनाएं आती हैं, इसलिए बीपीओ वाले के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी तो सब एग्ज़ाम में योजनाएं तो पूछी जाती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज पेयजल और स्वच्छता से संबंधित सारी योजनाएं कवर हो जाएगी। ठीक, तो ये थ्योरी क्लास है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और डाटा से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं। तो चलते हैं, देखते हैं ग्रामीण पेयजल योजना, ठीक, जिसमें फेज 1 और फेज 2 दोनों को कवर किया जाएगा। पीने के पानी के लिए किए गए प्रयास। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले पानी पीने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे। ठीक, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी, में जारी समिति का लक्ष्य पर्यावरण स्वच्छता समिति। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी ना 1951 में, उसका जो लक्ष्य रखा गया था पर्यावरण स्वच्छता समिति, यही लक्ष्य रखा गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? गांव को सुरक्षित पानी की आपूर्ति करना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि ये किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है या उद्देश्य है। तो आप बताएंगे फर्स्ट। आगे क्या है, अब इसके बाद देखिए धीरे धीरे जो इसका कंस्ट्रक्शन है, संरचना है, धीरे धीरे इसकी बनावट समझ में आ जाएगा कैसे। तो आगे देखते हैं कि त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं ARWSP। आप पूरा नाम याद कर लीजिए, क्योंकि आप देखिए लेखपाल में ऐसे संक्षेप में नाम देता था और उसका फुल नाम पूछता था। बहुत ज़्यादा योजना ऐसे पूछा था संक्षेप में। तो ARWS मतलब ए फॉर एक्सेलरेटेड, आर फॉर रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम। कब आया था? 1972-73 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम कब आता? 1972-73 में। अब यहीं से शुरू होता है खेला। इसका रीजन क्या था लाने का, कारण क्या था, क्यों शुरू किया गया? क्योंकि समस्यागत जो गांव थे, गांव में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाना। जो ऐसे गांव थे बहुत सारे जहाँ पर पानी पीने की समस्या बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर जल पूर्ति के आपूर्ति में तेज़ी लाने के लिए ये योजना शुरू किया गया था। ठीक, अब देखिए ये धीरे धीरे योजना कैसे मॉडिफाई होगा। फिर यही चल के आगे योजना 1986 में, यही योजना 1972-73 में शुरू हुआ था। एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1972-73 में। अब 1986 में क्या हो रहा है, इसका नाम बदल दिया गया। ठीक, इसे मिशन का नाम दे दिया गया। कब? 1986 में। अब इसका नया नाम जो होगा नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, जिसको संक्षेप में बोलेंगे NDWM, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन। कब शुरू हुआ? 1986 में। ध्यान देना, एक इसका है AWSP का पार्ट ही है। फिर यही योजना आगे चलती है। उसके बाद 1991 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। फिर अब इसका नाम रख दिया गया राजीव गांधी पेयजल मिशन। इसी के आगे खाली राजीव गांधी जोड़ दिया गया। देखिए, राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन। ठीक, कब आया राजीव गांधी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 1991 में आया था। अब देखिए, फिर यही जो राजीव गांधी
राष्ट्रीय पेयजल जो मिशन है, फिर यही आगे चलते चलते फिर पहुंच गया 2002 में। अब जब 2002 में क्या हुआ, स्वजल धारा कार्यक्रम के रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। 2002 में इसका नाम फिर चेंज करके क्या कर दिया गया, स्वजल धारा कार्यक्रम। ठीक है, तो ये किसके बाद चेंज किया गया, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के बाद। आपसे पूछा जाता है ऐसे डायरेक्ट कि स्वजल धारा कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो आप बताएंगे 2002 में। ठीक, अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था, है ना। उद्देश्य देख लेते हैं। ग्रामीण लोगों को 40 लीटर से ज़्यादा पीने का पानी मिले, इसीलिए योजना शुरू किया गया था। ये डाटा याद कर लीजिए, 40 लीटर लक्ष्य रखा गया था। फिर ये योजना देखिए आगे जाता है 2002 के बाद, स्वजल धारा योजना। 2009 में इसका नाम फिर चेंज हो जाता है। 2009-10 में चल रही इन परियोजनाओं को NRDWP नया नाम दिया गया। ठीक, क्या नाम दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब आया था, तो आप बताएंगे 2009 में। ठीक, और इससे पहले कौन सी योजना था ये, आप देख सकते हैं स्वजल धारा कार्यक्रम। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि एक योजना किस तरह से मॉडिफाई होते हुए आगे चल रहा है। तो जितने भी यहाँ सब लाइन लिखे हैं ना, सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आया था, 1991। इसका लक्ष्य भी पूछ सकता है स्वजल धारा का, तो 40 लीटर से ज़्यादा पेयजल देना। ठीक, तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, आराम से समझा रहे हैं आप सबको। फिर देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1970 से 1990 में भारत सरकार ने इंडिया मार्का 2 हैंडपंप पर ज़्यादा जोर दिया था। आपसे पूछा जाएगा कि भारत सरकार ने किस समय इंडिया मार्का 2 पर ज़्यादा हैंडपंप पर ज़्यादा जोर दिया था, तो बताएंगे 1970 से 90। लेकिन ये योजना आगे चल के बंद कर दी गई। इंडिया मार्का 2 योजना, हैंडपंप योजना आगे चल के क्या कर देगा, बंद। क्यों बंद कर दे, क्योंकि रीजन था, क्योंकि कई प्रदेशों में ये देखा गया कि जो भूमिगत जो जल था ना, खारा था, और क्या था, आर्सेनिक युक्त बहुत जगह से पानी निकल रहे थे और हेवी मेटल से दूषित थे। इसी कारण से यह योजना आगे चलकर क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक, अब क्या हो गया, अब सरकारें 2017 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत पब्लिक स्टैंड पोस्ट पानी देने के लिए कर रही है। तो कब से कर रही है, 2017 से। वो तो बंद हो गया, तो अब इस योजना के माध्यम से हो रहा काम। आगे का पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखिए हर पॉइंट आएगा। पर्यावरण स्वच्छता समिति की स्थापना कब हुआ था, 1948-49 में। पूछा जाएगा आपसे। राष्ट्रीय जलपूर्ति और स्वच्छता प्रदर्शन की स्थापना कब हुआ था, 1954 में। राष्ट्रीय जलपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम के अनुसार एक समस्या है। ठीक, अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1954 में। समस्या क्या, जैसे मान लेते बहुत सारे गांव थे ना, तो जहां पानी में लवणता अधिक हो, यही समस्या थी, है ना, आगे चल के। अब देखिए उत्तर प्रदेश के संबंध में महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है जहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं। 1927 में क्या हुआ, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की स्थापना की गई। कौन सा विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की स्थापना। कारण क्या था स्थापना करने का, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हो और सीवेज की सुरक्षा हो, इसी के लिए 1927 में लोक सेवा अभियांत्रिकी विभाग की स्थापना की गई। ठीक, अब देखिए धीरे धीरे आगे इसका भी नाम चेंज होगा। 1927 अब आता 1946 का समय, इस विभाग का नाम बदल दिया गया और इसका नया नाम क्या रख दिया गया, स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिकी विभाग। ठीक, कब नाम चेंज हुआ, 1946 में।
तो आपसे पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिकी विभाग का गठन कब हुआ, तो बताएंगे 1946 में। ठीक, अब देखते हैं फिर आगे चल के ये इसका नाम फिर आगे बदलेगा, 1975 में आते हैं। अब 1975 में कौन सी घटना हुई कि उत्तर प्रदेश जलपूर्ति और सीवेज अधिनियम आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उत्तर प्रदेश में जलपूर्ति और सीवेज अधिनियम कब आया, 1975 में। इस अधिनियम के माध्यम से इस विभाग को उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण बनाया गया। तो ध्यान देना, यही जो विभाग है स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिकी विभाग, किस अधिनियम के द्वारा, उत्तर प्रदेश जलपूर्ति और सीवेज अधिनियम आया था 1975 के द्वारा। इस अधिनियम के माध्यम से इस विभाग को उत्तर प्रदेश जल निगम, वो भी कौन सा, ग्रामीण बनाया गया। ठीक, अधिनियम याद कर लीजिए। अब एक घटना है अभी 2021 में हुआ था, इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 अगस्त 2021 को घटना हुई। घटना क्या हुआ, एक संशोधन हुआ। उत्तर प्रदेश जलपूर्ति एवं सीवेज संशोधन अधिनियम आया। कब, 24 अगस्त 2021 को। इसमें उत्तर प्रदेश जल निगम जो ग्रामीण था को 2 भागों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण को कितने भागों में, 2। एक भाग क्या बना, उत्तर प्रदेश जल निगम जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों आते हैं। एक बना उत्तर प्रदेश जल निगम जिसमें केवल ग्रामीण आते हैं। ठीक, अब देखिए, क्योंकि हमें ग्रामीण से संबंधित पढ़ना योजना, तो इसके अंतर्गत क्या है, यह नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलपूर्ति विभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलपूर्ति विभाग के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो आप बता देंगे तुरंत क्योंकि आप पढ़ लिए हैं। अब देखिए आगे क्या है, सुरक्षित पेयजल की आवश्यकता एक बुनियादी आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, संविधान में क्या कहा गया कि सरकार जो है जनता के लिए, अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित भोजन पानी की व्यवस्था करेगा ना। अब देखिए, जल राज्य का विषय है। जल किसका विषय है, स्टेट का विषय है। ग्रामीण जलपूर्ति को संविधान की 11वीं सूची में रखा गया। जल को किस अनुसूची में रखा गया, 11वीं। आप जानते हैं 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में पेयजल संबंधित योजनाएं आपको पढ़ना है, देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1974 में क्या हुआ, 1974 में। अब इससे पहले से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र को पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन केंद्रीय वित्त पोषित योजना के रूप में किया जाता था। मतलब 1974 से पहले जो भी ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल से संबंधित योजना था, किससे माध्यम से किया जाता था, केंद्र के सहयोग से। ठीक, फिर इसके बाद आता है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आता है, 1974-75 में, के अंतर्गत पेयजल योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया गया। ठीक, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल कार्यक्रम या पेयजल योजनाओं को शुरू किया गया। अब जो ये योजना था ना, राज्य पोषित योजना था। अब पहले तो केंद्र के सरकार से शुरू होता था, लेकिन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत जो पेयजल योजना शुरू किया गया, किसके अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत। ठीक, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब आया था, पूछा भी जाता, 1974-75 में। अब देखिए 1977 में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने त्वरित ग्रामीण पेयजल संपूर्ति योजना को पुनः लागू किया। तो केंद्र सरकार ने त्वरित ग्रामीण पेयजल संपूर्ति योजना को दोबारा कब लागू किया था, 1977 में। याद कर लीजिए क्योंकि ये लाइन पूछा जाता है। 1984 में क्या हुआ, राज्य सरकार ने SC/ST के लिए राज्य पोषित पेयजल योजना शुरू किया। तो राज्य सरकार ने ST/ST के लिए राज्य पोषित योजना कब शुरू किया था, 1984 में। और फिर 2000 में क्या हुआ,
अब 2000 में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू हुआ। कौन सी योजना? 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू हुआ। अब उत्तर प्रदेश में चल रही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब आता? 1974-75 में, ठीक। और SC/ST पेयजल योजना ये कब आया था? ST/ST वाला 1984 में आया था। दोनों को मिला दिया गया, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और SC/ST पेयजल कार्यक्रम को 2002-3 में ग्रामोदय योजना में विलय कर दिया गया, ठीक। तब पूछा जाता है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश में जो चल रहा था SC/ST पेयजल कार्यक्रम को कब मिला दिया गया ग्रामोदय योजना में? तो अब बताएंगे 2002-3 में, ठीक। और SC/ST योजना कब शुरू हुआ था? फिर से बता दें, 1984। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974-75 में। ऐसे पढ़ेंगे तो आप सबको याद हो जाएगा, जल्दी भूलेगा नहीं और कंफ्यूज भी नहीं होगा, ठीक। थोड़ा टाइम लग सकता है बट आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। अब देखिए 2009 में आता समय किसका? 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल संपूर्ति कार्यक्रम शुरू किया। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल संपूर्ति कार्यक्रम कब शुरू किया? 2009। फिर 2016-17 में क्या होता है? ऐसे कार्य जो केंद्र द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अंतर्गत नहीं आते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो केंद्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वहाँ राज्य सरकार काम करती है ना, तो वही बताया गया। ऐसे क्षेत्रों में ग्रामीण पेयजल से संबंधित राज्य घोषित पेयजल योजनाएं शुरू की गई। मतलब ऐसे क्षेत्र थे जो केंद्र के द्वारा जो निर्धारित प्राथमिकताएं थीं उनके अंतर्गत नहीं आते थे, तो क्या हुआ? तो ऐसे क्षेत्रों को चुनकर राज्य घोषित पेयजल योजनाओं को शुरू किया गया था, ठीक। जैसे आपको एग्जांपल बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसका जो लाभ नहीं ले पा रहा था तो किसके माध्यम से दूसरे को लाभ मिला? मुख्यमंत्री आवास योजना, ठीक। तो उसी के पैरेलल है। आगे देखते हैं, नीर निर्मल योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है भी। कम आय वाले इनकम वाले चार राज्यों में इसको शुरू किया। मतलब ऐसे 4 राज्य थे जिनकी इनकम कम थी। और कब शुरू किया गया था? 2013-14 में, याद कर लीजिएगा। 2013-14 में इसको शुरू किया गया था। और 4 राज्य कौन कौन से थे? असम था, बिहार था, झारखंड था और उत्तर प्रदेश था। तो आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना। अच्छा, जो ये योजना है नीर निर्मल योजना, ये वर्ल्ड बैंक के साथ ऐसे चलाया जा रहा था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। किसके माध्यम से? वर्ल्ड बैंक। और 4 राज्यों में इसको शुरू किया गया था, ऐसे राज्य जिनकी आय कम थी। अब देख लेते थे इसका लक्ष्य क्या था, ठीक। शुरू होने का पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करना इसका लक्ष्य था। उत्तर प्रदेश में इसे 2 चरणों में शुरू किया गया। तो उत्तर प्रदेश में कितने चरण में शुरू किया गया था? नीर निर्मल योजना 2। कौन कौन से चरण थे? पहला चरण में 9 जनपद में शुरू किया, उसके बाद 11 जनपद में, ठीक। जनपद याद उतना नहीं करना, लेकिन इतना अंदर से नहीं पूछेगा, ठीक। पढ़ लीजिए, इलाहाबाद, गाजीपुर, बहराइच, देवरिया, गोंडा, बस्ती, बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर, पहले 9 जनपद में। अब वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये तो बंद है, ठीक। फिर इसको बढ़ा के 14 जिलों, पहले 12 जिला था, फिर 14 जिलों में कर दिया गया था। किसके साथ ऐसे? वर्ल्ड बैंक के साथ ऐसे चलाया जा रहा था। लेकिन वर्तमान में 2020 और 21 में, वर्तमान में नहीं, भूतकाल में 2020-21 में इस योजना को बंद कर दिया गया। तो वर्तमान में ये योजना चालू नहीं है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, तो याद कर लीजिए निर्मल। तो देख लेते हैं आप सबका रिवीजन। नीर निर्मल योजना कितने राज्यों में शुरू हुआ? 4 राज्यों में, असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको पढ़ना 2 चरणों में शुरू किया गया था।
वर्ल्ड बैंक की सहायता से, और 2020-21 में इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक, तो लगभग आप सबको 70-80% तो याद हो ही गया होगा। अब देखिए एक योजना है, माननीय विधायकों द्वारा चयनित स्थल पर हैंडपंप की स्थापना। उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना लाया था कि विधायक के माध्यम से हैंडपंप लगेगा। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत 2017-18 और 18-19 में प्रत्येक विधायक को चयनित स्थल पर 100 हैंडपंप स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। मतलब विधायकों के माध्यम से कितना हैंडपंप लगेगा, 100। कब स्वीकृति मिला, 2017-18 और 18-19। अब देखिए जो 100 हैंडपंप है ना, 2 विभाग इसको लगाएगा। कितना विभाग लगाएगा, 2। तो कुल 75 जिला है, 75 जिला में से 66 जिला में 66 जिला में जल निगम हैंडपंप लगाएगा। ठीक, और बचा कितना, 9 जिला, और 9 जिला में उत्तर प्रदेश एग्रो द्वारा हैंडपंप लगाया जाएगा। कुल 100 हैंडपंप लगाना है, तो 66 जिलों में जल निगम द्वारा लगाया जाएगा और 9 जिलों में उत्तर प्रदेश एग्रो द्वारा। ठीक, अब देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है जो योजना, जल जीवन मिशन, JJM, पूरा नाम पूछ लेगा, JJM, जल जीवन मिशन। इसकी घोषणा कब हुआ था, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक, 3.60 लाख करोड़ रुपया इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया। 3.60 लाख करोड़ 2024 तक राज्य सरकारों के साथ इससे मिलकर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक, अच्छा वर्तमान समय में इस योजना को कब तक बढ़ा दिया गया, 2028 तक बढ़ा दिया गया है ना। जो नया बजट आया उसमें प्रावधान किया गया यही। इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर, याद कर लीजिए, डाटा इम्पोर्टेंट है, स्वच्छ जल नल के द्वारा उपलब्ध होगा। कितना लीटर आपसे पूछा जाएगा। JJM में प्रति व्यक्ति कितना लीटर की व्यवस्था किया गया, तो आप बताएंगे 55। इस मिशन का उद्देश्य हर घर जल पहुंचाने का है। ठीक, अब देखिए यहाँ राशि कुछ दिया गया है ना, आवंटन। अब बिना विधानसभा वाले UT, मतलब ऐसे UT जिनके पास विधानसभा नहीं है, तो उसमें केंद्र 100% केंद्र देगा, राज्य का उसमें UT का हिस्सा 0 रहेगा। ठीक, और विधानसभा वाले UT मतलब ऐसे UT यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जिसके पास विधानसभा है, ठीक, तो उनको जो वित्त का आवंटन होगा 90 और 10 के रेशियो में देना पड़ेगा। मतलब 90 हिस्सा केंद्र का रहेगा और 10 हिस्सा UT का रहेगा। अब देखिए हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य में 90% केंद्र देगा और 10% राज्य देगा। बाकी अन्य राज्य जो है मैदानी राज्य हैं 50-50 का अनुपात यहाँ लगता है। कितने कितने का, 50-50 का रेशियो, मतलब 50 केंद्र देगा और 50 राज्य देगा। नोट क्या है, परियोजना की 10% राशि सरकार द्वारा योजना के प्रचलन रख रखाव के लिए ग्राम पानी समिति के बैंक खातों में डालेगी। इसके मरम्मत के लिए आपसे पूछा जाएगा कि कितने % राशि सरकार अपने पास रखती है, तो आप बताएंगे 10% मरम्मत के लिए। ठीक, इम्पोर्टेंट राशि है 10%, याद कर लीजिए। आगे क्या है, JJM की शुरुआत में, मतलब जब JJM शुरुआत हुआ था जल जीवन मिशन, तब 3.23 करोड़, जिसमें से अगर करें % में तो आप कहेंगे 17% ऐसे ग्रामीण घर थे जिनके पास नल से पीने का पानी कनेक्शन था। मतलब आप जान लीजिए जब ये योजना शुरू किया गया था तब केवल 17% लोगों के पास नल से पानी पीने की सुविधा थी। अगर इसको डाटा में करेंगे तो 3.23 करोड़। लेकिन 6 अक्टूबर 2024 को जो डाटा आया इसमें बताया कि 78.58% हो गया। तो 17% से बढ़ के कितना % हो गया, 78.58। 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया गया। कौन सा, कैच द रेन, बहुत इम्पोर्टेंट है।
कौन शुरू हुआ? कैच द रैन। अब देखिए 2024 में थीम क्या था इसका, जल जीवन मिशन का? नारी शक्ति से जल शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, नारी शक्ति से जल शक्ति। ठीक। अब देखिए जो जल संबंधी योजना था उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार मिला के, तो लगभग कवर हो गया। अब एमसीक्यू के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक। अब इसके बाद देखते हैं स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, थोड़ा इसमें देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लिखा हुआ है साफ साफ, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। अब देखिए इसको योजना पढ़ने से पहले योजना का बेस देख लेते हैं। ठीक। सतत विकास लक्ष्य SDG आप सब जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गोल। इसके अंतर्गत गोल नंबर 3, अच्छा जब थ्योरी पढ़ाएंगे पंचायती राज व्यवस्था का, है ना, तो 1947 वाला, तो उसमें बताएंगे लगभग 16-17 गोल हैं। ठीक। गोल कितने टोटल? 16-17 गोल हैं। तो उसी गोल में से, लक्ष्य में से एक गोल नंबर 3 है। तो 3 गोल किस का बात कर रहा है? गोल नंबर 3 में क्या लिखा है? सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और हर उम्र में सभी के लिए तंदुरुस्ती। ये बात कहाँ पर लिखा गया? गोल नंबर 3 में लिखा गया है कि सभी के लिए स्वस्थ जीवन की कामना करना। अब देखिए स्वस्थ आता है, स्वस्थ कहाँ कहाँ जिक्र है? एक तो संविधान का जिक्र करें, एक तो अधिनियम 1947 जो अपना है उत्तर प्रदेश वाला, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। सबसे पहले संविधान में देख लेते हैं कि स्वस्थ कहाँ लिखा है। स्वस्थता के बारे में, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता किसका विषय है? राज्य का विषय है। ये तो संविधान में बताया गया। अब अपने जो अधिनियम उत्तर प्रदेश का उसमें देखते हैं, तो एक्ट 1947 का एक धारा पड़ता, धारा 15। ठीक। अब धारा 15 में पंचायत के कर्तव्य का वर्णन है और इसमें 30 कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। समझ में आया? जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 है उसमें एक धारा पड़ता 15 और 15 में बताया गया है कि पंचायतों का कर्तव्य क्या है, और उस कर्तव्य के अंतर्गत 30 कर्तव्य बताया गया पंचायतों को। कितने कर्तव्य? 30। अब 30 कर्तव्य में से कर्तव्य संख्या 23 और कर्तव्य संख्या 26 ये दो स्वास्थ्य से संबंधित हैं। ठीक। अब देखिए धारा 15 के अंतर्गत क्रम संख्या 23 और 26 किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। देख लेते हैं 23 में क्या कहा गया और 26 में क्या कहा गया है। 23 में कहा गया चिकित्सा एवं स्वच्छता। चिकित्सा मतलब ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति, महामारियों के विरुद्ध रोकथाम, मनुष्य और पशु का टीकाकरण, छुट्टा पशु हो या पशुधन के विरुद्ध कार्रवाई, जन्म मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण। ये सब कहाँ कहा गया है? 23 में। अब 26 में देख लेते हैं प्रसूति और बाल विकास, मतलब प्रसूति और बाल विकास से संबंधित कार्य कहाँ है? 26 में। ग्राम पंचायत राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भाग लेना, बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति। 26 में का मतलब 26 में प्रसूति मतलब जो महिलाओं से संबंधित है और बच्चों के संबंधित जो काम दिया गया है, लक्ष्य दिया गया किसमें? 26 में। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1921 में। प्रारंभ में इसे प्रांतीय अधीनस्थ चिकित्सा एवं प्रांतीय चिकित्सा सेवा के नाम से जाना जाता था। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और स्वच्छ स्वस्थ लाना इसका उद्देश्य था। ठीक। नोट क्या है? यह विभाग उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। कौन कौन सी? पहले स्तर पर शहरी हैं और जबकि दूसरे और तीसरे स्तर पर ग्रामीण स्तर।
तो कुल कितने स्तर हैं? 3 स्तर। पहला तो शहरी हो गया, लेकिन दूसरा तीसरा ग्रामीण को कवर करता है। स्वास्थ्य सेवाएं देखते हैं। प्राचीन काल में चिकित्सा पद्धति का वर्णन मिलता है। कहाँ कहाँ? आयुर्वेद में, यूनानी चिकित्सा, सिद्धा में और औपनिवेशिक चिकित्सा में, चारों जगह मिलता है। अब सिद्धा क्या है? सिद्धा एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। सिद्धा क्या है? एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति। तमिलनाडु में प्रयोग किया जाता है सिद्धा। यूनानी चिकित्सा का प्रारंभ यूनान में हुआ। ठीक। भारत में 19वीं शताब्दी में अरब वासियों और फारसियों द्वारा इसे शुरू किया गया था। भारत में 16वीं सदी में एलोपैथिक चिकित्सा लाने का श्रेय ब्रिटेन को जाता है। एलोपैथिक जो चिकित्सा पद्धति है ना, का श्रेय किसको जाता है? ब्रिटेन को। स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास नीति, जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण और जो विकास नीति आया था ना, किस समिति के आधार पर आया था? भोर समिति। और भोर समिति आपसे पूछ लिया जाता है कब आया था? 1943 में। बहुत इम्पोर्टेंट भोर समिति है, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किया था भोर साहब को। ठीक। सर जोसेफ भोरे इसके अध्यक्ष थे। ये जो समिति है ना, सर जोसेफ भोरे, इसको भोर समिति बोलते हैं। 1943 में आया था भोर समिति, याद कर लीजिए। इसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति भी कहते हैं। 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक। तो 43 में गठन हुआ था, 46 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। इसे भारत में स्वास्थ्य प्रणाली का खाका कहा जाता है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूछ लिया जाता है भारत में स्वास्थ्य प्रणाली का खाका किसे कहा जाता है, तो अब बताएंगे भोर समिति को। अब इसने सिफारिश क्या दिया? इसकी सिफारिशें 2 प्रकार की थी। एक दीर्घकालिक योजना और एक अल्पकालिक योजना के लिए थी। जो दीर्घकालिक योजना भोरे समिति ने बताया था 20 साल से 40 साल के लिए, और जो अल्पकालिक योजना के लिए बताया था 2 पंचवर्षीय अवधि के लिए। ठीक। और दीर्घकालिक योजना में सबसे छोटी स्वास्थ्य इकाई प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई को माना जाता है। आप सभी जानते हैं ना, आप सबके क्षेत्र में अस्पताल होता है, तो सबसे छोटा प्राथमिक अस्पताल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अभी सबका वर्णन होगा। तो दीर्घकालिक योजना में सबसे छोटी इकाई क्या माना जाता है? प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई। 1000 से 3000 लोगों को सेवा प्रदान करने की व्यवस्था थी। तो प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई के अंतर्गत कितने लोगों की सेवा होती थी? 1000 से 3000। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई में 75 बिस्तरों वाला अस्पताल हो। इन्होंने बताया था कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई हैं जितने भी हैं, उनमें 50 बिस्तर का अस्पताल में व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया था कि नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ 6 चिकित्सा अधिकारी भी होना चाहिए। तो नर्सिंग के साथ साथ कितने चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश किए थे? 6। डाटा याद कर लीजिए। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवा की शुरुआत। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवा की शुरुआत अक्टूबर 1952 में हुआ। कब हुआ? अक्टूबर 1952 में। क्योंकि इसी समय पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया था। 1952 में पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया था। यह बहुआयामी विकास पर आधारित था। ठीक। अब देखते हैं भारत में स्वास्थ्य से संबंधित समिति, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति कब आया था? 1961 में, जिसको बोलते हैं मुदालियार समिति। याद कर लीजिए समिति क्या सिफारिश किया था। स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति को मुदालियार समिति बोलते हैं 1961 में। बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं संबंधी समिति करतार सिंह समिति आई थी 1973 में। तो करतार सिंह समिति कब आया था? 1973 में। और देखते हैं 1977 में नई केंद्र में सरकार बनी।
ठीक। और नई योजना शुरू की, कौन सा? सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना, बहुत इम्पोर्टेंट है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना कब शुरू हुआ था? 1977 में। एक था सामुदायिक विकास योजना 1952 वाला ना, उससे अब मत कंफ्यूज होना। इसका उद्देश्य क्या था? ग्राम स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। जो अस्पतालें होती है ना, उसी पर आधारित है। प्रारंभ में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चुनाव ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें बदलाव आया। बाद में ब्लॉक एजेंसियों के परामर्श से 2 चिकित्सा अधिकारी द्वारा इसका गठन होने लगा। ठीक, पहले तो ग्राम पंचायत ही कर लेते थे, लेकिन बाद में अधिकारी लोग करते थे। अब देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय जो योजना का अवधि था 1974-75 में। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट काम हुआ था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसी में आता पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय में योजना में आता है, तो वो बताएंगे 5वीं 5 ईयर प्लान में। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत कई अन्य घटकों को भी शामिल किया गया। देख लेते हैं कौन कौन सा घटक है, जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य, पोषण, शहरी मलिन बस्तियों का और पर्यावरण सुधार, ग्रामीण सड़क, जलपूर्ति, विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, प्रौढ़ शिक्षा, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो बाकी यहीं तक रखते हैं। अब इसी का पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, तो 1-2 बार आप सब देख लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बेसिक से है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक, बाकी ऊपर ऊपर पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं और पढ़ने वाले भी बहुत लोग हैं। आप बेस्ट पढ़िए, मस्त रहिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।